गुड मॉर्निंग वैदेही, योगीराज, जियाद, सुबोध, अनुष्का, निरंजन, and good morning all of you. So we are going to start our new topic. Good morning गौरी. तो न्यू टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो उससे पहले हमें क्या करना है कि जो पुराना है एक बार हम उसे देख लेते हैं और कुछ कौन से हम टॉपिक को स्टार्ट करेंगे. आपको पढ़ना कैसे है देखो, ऑफलाइन लेक्चर में आपको ये सारा अवेलेबल हो जाएगा लिंक. जैसे आज आपको पॉलीमर की दी थी, ऐसे ही आपको बायोमोलिक्यूल्स की लिंक मिलेगी जिसमें ओवरऑल पॉइंट 1 से लेके और पॉइंट लास्ट तक आपको सब कुछ अवेलेबल मिलेगा. अगर कभी भी कोई मिसिंग होती है तो आप मुझे तुरंत बता दो कि ये टॉपिक मिस, तो मैं आपको उसका फिर वीडियो लेक्चर बना के उसे उसमें डाल दूंगा. बस 1 सेकेंड. तो न्यू पॉइंट है वो स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग. और न्यू पॉइंट इज देखो म्यूटा रोटेशन. एक वर्ड इसमें छूट गया था आपका कार्बोहाइड्रेट में, दैट इज म्यूटा रोटेशन. कि म्यूटा रोटेशन होता क्या है या ये कैसे वर्क करता है. व्हाट इज म्यूटा रोटेशन? किसी को पता है म्यूटा रोटेशन के बारे में? एनीवन? अच्छा नो. और कोई ऐसा है जिसको म्यूटा रोटेशन के बारे में पता है? देखो रोटेशन से आपको पता समझ में आ रहा होगा कि कोई चीज क्या होती है, रोटेट हो जाती है. कोई चीज घूमती है. और ये रोटेशन आपने पढ़ा था ऑप्टिकल रोटेशन होता है, जहां पे क्या होता है कि प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं. उसे हम जनरली क्या करते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं, अल्फा से. जैसे मैंने कहा सपोज देखो ये हेडिंग है आज की, दैट इज म्यूटा रोटेशन. म्यूटा रोटेशन. म्यूटा रोटेशन होता क्या है देखो, जैसे सपोज करो मैंने कहा कि दो फॉर्म है इसकी ग्लूकोज की. आपको पता है ग्लूकोज जनरली दो फॉर्म में होता है. फर्स्ट इज अल्फा ग्लूकोज एंड सेकेंड वन इज बीटा ग्लूकोज. ठीक है, तो ग्लूकोज की दो फॉर्म होती है, एक है अल्फा और एक है बीटा. जो अल्फा होता है ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है 112 डिग्री. और जो बीटा होता है ये करता है 19 डिग्री रोटेशन करता है. ठीक है, यहां तक क्लियर है कि जो रोटेशन करता है अल्फा ग्लूकोज वो करता है प्लस 112 डिग्री. इसका मतलब समझ में आ गया आपको कि जैसे सपोज करो प्लेन पोलराइज्ड लाइट की ये, दिस इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट. आपने यहाँ पे जैसे क्या किया था, अल्फा ग्लूकोज रखा हुआ. जैसे आपने इसे क्या किया, इससे पास आउट कराया, तो क्या होगा कि ये जो लाइट है, अब देखो प्लस का मतलब किधर की साइड को रोटेट हो गई, राइट हैंड साइड में. तो ये राइट हैंड साइड में ज्यादा ही चाहिए था इसे, लेकिन ये यहां से कितना एंगल रोटेट हो गई, ये रोटेट हो गई यहां से 112 डिग्री. क्लियर है? लाइट ऐसे आई थी आपके पास और ये रोटेट होकर यहां मुड़ गई, यानी इन दोनों के बीच का एंगल था 112 डिग्री. इसको यहाँ पे कहते हैं ऑप्टिकल रोटेशन. ये ऑप्टिकल रोटेशन है, ये अल्फा से हम जनरली डिनोट करते हैं, अल्फा से.
समझ में आई बात? किसी को डाउट है इसमें? जैसे हमने पीपीएल को अल्फा ग्लूकोज से पास आउट किया, उसने क्या किया, लाइट को रोटेट कर दिया राइट हैंड साइड में 112 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 112 डिग्री। और अगर आपने इसी लाइट को, इसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास आउट किया बीटा ग्लूकोज, बीटा, तो जैसे आपने इसे बीटा ग्लूकोज से पास आउट किया, ये केवल 90 डिग्री ही रोटेट कर पा रहा है। ये लाइट है आपकी, यहां से केवल 90 डिग्री का एंगल ही रोटेट कर पा रहा है बस। तो दिस इज कॉल्ड बीटा ग्लूकोज। दोनों कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर है? अल्फा की वैल्यू पहले की 112 कैसे आई और दूसरे की 19 कैसे आई? एनी डाउट? नो। ठीक है, तो यहां तक सबको समझ में आ गया कि जो अल्फा ग्लूकोज होता है वो डेक्सो रोटेट करेगा 112 डिग्री और बीटा करेगा 109 डिग्री। अब क्या होता है कि जैसे जैसे आप इसको इंटर मिक्सिंग करते हो या कई बार इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं, ये एक दूसरे में चेंज होने लगते हैं। इसे कहते हैं यहाँ पे इंटर कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन। अब जैसे आपने इसे मिक्सअप कर दिया या ये एक दूसरे में कन्वर्ट होने लग गए, अब पूरा का पूरा अल्फा रहा नहीं, अल्फा कुछ क्वांटिटी किसमें चेंज हो गई? बीटा, और बीटा की कुछ क्वांटिटी किसमें चेंज हो रही है? अल्फा, यानी ये इंटर कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो सपोज आपने पहले क्या लिया था? अल्फा ग्लूकोज लिया और ये इंटर कन्वर्ट हो रहा है बीटा ग्लूकोज। ठीक है, तो अब मैं इसे रख कर देता हूँ, फुल ये समझ में आ गया होगा आपको। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये इंटर कन्वर्जन हो रहा है, अगर ये इंटर कन्वर्जन हो रहा है, अगर ये इंटर कन्वर्जन हो रहा है तो क्या एंगल इसका यही रहेगा या चेंज होगा? क्वेश्चन ये है कि अगर ये इंटर चेंज हो रहा है तो इंटर कन्वर्ट हो रहा है तो क्या इसका एंगल सेम रहेगा या चेंज होगा? कोई बता सकता है सेम या चेंज? निरंजन राइट, और कोई आंसर? जियाद भी राइट है। तो जितना सोचोगे दिमाग लगाओगे उतना आपको चीजें आएंगी। यूज योर माइंड। सुबोध मिसिंग कर गए, और कोई? स्नेहा मिसिंग कर गई, मृत्युंजय सही है, योगीराज, निहारिका सही है। तो देखो क्विक रिप्लाई करना होता है क्योंकि इसके बाद में आगे चले जाता तो मुझे पता नहीं चलता है। नहीं, सुबह चेंज हो जाएगा। क्यों होगा चेंज? क्योंकि देखो अल्फा ग्लूकोज आपके पास जरूरी नहीं है कि सारे अल्फा ग्लूकोज हो। अब ये कुछ क्वांटिटी क्या हो गई? बीटा ग्लूकोज की हो गई इसमें, तो इसमें एंगल चेंज होगा। जैसे ये इंटर कन्वर्ट होता है, ये दिख रहा होगा इंटर कन्वर्ट हो रहा है, इंटर कन्वर्ट होने पे क्या होगा? इसका एंगल चेंज हो जाता है। एंगल चेंज हो गया है, अल्फा की वैल्यू चेंज हो जाती है। तब जब आप इंटर कन्वर्जन करते हो, इंटर कन्वर्जन करते हैं तो क्या होगा? अल्फा की वैल्यू चेंज हो जाती है। इसी को हम कहते हैं म्यूटा रोटेशन। दिस इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। अल्फा की वैल्यू चेंज हो रही है, डिफरेंट हो रही है, एंगल चेंज होता जा रहा है। अब क्या होगा? सपोज मैंने कहा ये 50% चेंज हो गया, ये 50% और ये 50% हो गया, तो क्या होगा? अब आप इसका ग्राफ बना सकते हो इस तरीके से। देखो ये एक लाइन हो गई, जो अल्फा है इसकी क्वांटिटी कम होती जाएगी धीरे 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 करके, और जो बीटा है इसका एंगल इंक्रीज होता जाएगा। एक पॉइंट पे दोनों मिल जाएंगे। दिस इज बीटा ग्लूकोज। बीटा ग्लूकोज बढ़ क्यों रहा है? क्योंकि इसका कम है वैल्यू, इसकी ज्यादा है वैल्यू। और ये कम क्यों हो रहा है? क्योंकि इसकी ज्यादा वैल्यू है। तो अल्फा ग्लूकोज का एंगल कम होता जाएगा और बीटा ग्लूकोज का एंगल क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा है कि दोनों का एंगल सेम हो जाएगा। अब आप बना सकते हो कि इन दोनों का एंगल कितना आ सकता है? कोई बता सकता है?
मिडिल पॉइंट पे कितना एंगल में शो करूं? हाँ निरंजन, ठीक है लगभग। और कोई आंसर रिप्लाई? वेयर इज मैथिली? कशिश? हाँ। और इसके अलावा? नहीं सुबोध, ये तो मैथमेटिक्स है। योगी राज, तुम तो मैथमेटिशियन हो, जरा कैलकुलेशन करके बता दो। ये तो सिंपल सा कैलकुलेशन है। 50-50% दोनों चेंज हो रहे हैं, 50-50%। तो एंगल कितना होगा? ये तो बायो वालों ने सही आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका एंगल लगभग लगभग 52.7 के आसपास होगा। यानी इन दोनों का एवरेज निकाल दोगे आप लोग, 50% ऑफ दिस एंड 50% ऑफ दिस। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, फाइनल लगभग 52.7 डिग्री चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हुआ आपका कि 50% अब ये प्योर नहीं रहा, इम्प्योर हो गया। एंगल चेंज क्यों हुआ? क्योंकि ये इम्प्योर हो गया। ठीक है, अब ये प्योर अल्फा नहीं है, अब इसमें बीटा की क्वांटिटी भी है। यानी जो आपने सॉल्यूशन लिया था, पहले आपने प्योर अल्फा लिया था, लेकिन ये कन्वर्ट हो गया 50% और 50%, दोनों के 50-50% में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल भी चेंज होगा। और एंगल भी चेंज होगा तो क्या हुआ, एंगल चेंज होकर कितना आ गया। तो इसको कहते हैं न्यूटा रोटेशन। और ये क्या होगा, इसमें अल्फा ग्लूकोज की जो वैल्यू है वो कम कम होती जाएगी। अल्फा ध्यान रखना, जो रोटेशन है आपका, रोटेशन ऑफ अल्फा ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज होगा जो तो कम होता जाएगा। और बीटा ग्लूकोज की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। बीटा की वैल्यू कम है तो बढ़ती जाएगी, और अल्फा की वैल्यू ज्यादा है तो कम होती जाएगी। दिस इज कॉल्ड न्यूटा रोटेशन। क्लियर है या नहीं है? यस और नो? फास्ट रिप्लाई, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। गुड जियाद। और कोई ऐसा है जिसको नहीं आया? मैथिली, वेरी गुड। अब देखो क्वेश्चन क्या आता है आपके पास। खुशी, सुबोध, अनुष्का, क्लियर हो गया कि जो अल्फा की वैल्यू है वो चेंज क्यों हुई? सवाल ये था। चेंज इसीलिए हुई क्योंकि जो अल्फा ग्लूकोज था वो कन्वर्ट हो रहा था बीटा में, तो अब ये प्योर रहा नहीं। तो इसका एंगल क्या है, कुछ लोग ऐसे हैं जो 112 डिग्री का एंगल घुमा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो 19 का एंगल घुमा रहे हैं। फिर क्या होगा, अगर मैंने कहा ये क्लास है पूरी क्लास और उसमें सारे बच्चों का टेस्ट हुआ, अभी होगा पॉलीमर का टेस्ट, अब टेस्ट होगा आपका, सपोज करो 100 मार्क्स का टेस्ट है, तो किसी स्टूडेंट के सपोज करो 50% के आ गए 90 मार्क्स, और 50% ऐसे हैं जिनके आ गए 30 मार्क्स। तो क्या ओवरऑल के मार्क्स सेम रहेंगे? ओवरऑल क्या होगा, एवरेज चेंज हो जाएगा इसका, क्योंकि 50% ऐसे थे जिनके मार्क्स है 90 और 50% ऐसे थे जिसके मार्क्स थे 30। तो ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन करेंगे तो क्या होगा, इसकी वैल्यू कम आ जाएगी, यानी 90 से कम और 30 से ज्यादा। तो ऐसे ये कह रहा है कि जब न्यूटा रोटेशन होता है तो उसमें क्या होता है, इंटर कन्वर्जन होता है। अब हम पहचानेंगे कैसे कि किसके साथ न्यूटा रोटेशन लगेगा और किसके साथ नहीं लगेगा, इसे मैं रख कर रहा हूं। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा कंपाउंड आप देख के बता सकते हो कि इसमें न्यूटा रोटेशन हो सकता है, और कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसको आप देख के बता दोगे कि इसमें नहीं होगा। न्यूटा रोटेशन की कंडीशन क्या हो सकती है, न्यूटा रोटेशन आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आइडेंटिफाई ऐसे करेंगे कि ये कंपाउंड शो करेगा और ये कंपाउंड शो नहीं करेगा, ये करेगा ये नहीं करेगा। हम क्या चीज इसमें देख सकते हैं,
एनीवन गैस करके बताओ, आपको अगर कोई क्वेश्चन आ गया, आप कैसे देख के बताओगे कि ये म्यूटा रोटेशन शो करेगा, और हम कैसे बता सकते हैं कि ये नहीं कर सकता? नो एरी आंसर। कोई बात नहीं, डोंट वरी एंड बी हैप्पी। ठीक है, कोई नो टेंशन, नो फिकर। हाँ निरंजन, ठीक है। अच्छा, क्लियर नहीं दिख रहा आपको? क्लियर तो मैं एक और करता हूँ, देखो बिल्कुल क्लियर कर दूंगा अभी। ऑल इज वेल। प्रसाद कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रसाद। देखो ये है क्लियर, आपको बिल्कुल दिखेगा ये। और ये आपका ब्लर, ये बिल्कुल नहीं देखना है, नको। ठीक है, ब्लर को आप बिल्कुल कोशिश करो कि आप देखो ही मत उसे किसी भी हालत में। और जो आपका कौन सा है क्लियर वाला पार्ट है, बस आप उसे ही देखो कितने भी कोशिश करके, विजिबल नहीं है। ओके, देखो अभी मैं जादू करता हूं कुछ। भैया हमारा कंप्यूटर भी जवाब दे रहा है, कह रहा है कि यूर कंप्यूटर भी हमारा बोल रहा है। अच्छा, तो देखो अभी आ जाएगा, डोंट वरी। थोड़ा सा ब्लर होगा, 1 मिनट में और एडजस्ट कर लेता हूं इसको किसी तरीके से कि जो आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा। आप क्लियर दिख रहा है? क्लियर? हाँ, एक्चुअल में क्या है, थोड़ा सा कई बार इसको एडजस्ट करना पड़ता है, कम ज्यादा में होता है, क्योंकि ये भी मानता नहीं है, कहता नको मेरे को, उसकी मर्जी चलती, कई बार वो कहता नहीं, और कई बार वो मान जाता है। हाँ, क्लियर और ब्लर दोनों दिख रहे हैं आपको, लेकिन आपने ब्लर देखना नहीं है बिल्कुल भी। अब देखो, आपको मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था कि कौन सा ऐसा कंपाउंड होगा कि जो शो करेगा कि म्यूटा रोटेशन होगा या नहीं होगा। क्वेश्चन ये था आपके पास, तो उसका आंसर है जिसके पास अल्फा और बीटा दोनों फॉर्म प्रेजेंट होगी। अल्फा एंड बीटा फॉर्म जिसके पास प्रेजेंट है वो म्यूटा रोटेशन शो करेगा। एग्जांपल के लिए हमने कहा जैसे अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। अब ये दोनों निरंजन देखो, ये दोनों डी फॉर्म के हैं, जरूरी नहीं है डी और एल हो, दोनों डी फॉर्म के हैं, लेकिन दो अलग अलग फॉर्म होंगे। जैसे हमने कहा अल्फा फ्रक्टोज एंड बीटा फ्रक्टोज, अल्फा फ्रक्टोज एंड बीटा फ्रक्टोज। तो जो कंपाउंड भी अल्फा और बीटा फॉर्म में एग्जिस्ट होंगे वो म्यूटा रोटेशन शो करेंगे। क्लियर है? जो भी कंपाउंड है, सिंपल ट्रिक है, अल्फा बीटा के बहुत सारे पॉइंट आते हैं, जो भी मोनोसेक्राइड होंगे जनरली अल्फा बीटा फॉर्म में होंगे। तो जो भी कंपाउंड अल्फा और बीटा फॉर्म में एग्जिस्ट होगा, यानी एक कंपाउंड के दो फॉर्म होंगे, वो म्यूटा रोटेशन शो करेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? आइडेंटिफाई कर सकते हो आप लोग? अरे कोई कितना सन्नाटा काहे को है, कोई रिप्लाई तो करो यस और नो का। हाँ वेरी गुड। पता कैसे चलेगा हमें कि आपको आया या नहीं आया? तो तुरंत रिप्लाई करना है, रिप्लाई थोड़ी देर में जब आपसे मैं पूछूंगा, नहीं तो मुझे पता नहीं चलता है। ठीक है, तो म्यूटा रोटेशन क्लियर हो गया। अब एक पॉइंट बचता है इसका लास्ट वाला। पहले हमने पढ़ा म्यूटा रोटेशन होता क्या है, फिर हमने उसकी डिफाइन पढ़ी, फिर हमने देखा कि एंगल कैसे चेंज हो रहे हैं, फिर कौन से कंपाउंड उस टाइप के म्यूटा रोटेशन को शो करते हैं, और इसका एक और आता है लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट इसमें ये आता है कि अगर हमने कहा
कि क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। अगर इक्विलिब्रियम होगा तो क्या न्यूटन रोटेशन शो होगा या नहीं होगा। एट इक्विलिब्रियम में या बहुत ज्यादा होगा। एट इक्विलिब्रियम में न्यूटन रोटेशन कम होगा, ज्यादा होगा या नहीं होगा। ध्यान रखना। देखो न्यूटन रोटेशन, एक मिनट अभी मत इतना आंसर को, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता है इसमें इसकी वैल्यू हाई होगी या इसकी वैल्यू कम हो जाएगी या इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। आपके पास 3 ऑप्शन है, ये लास्ट पॉइंट है इसका। इक्विलिब्रियम में न्यूटन रोटेशन क्या होगा, आप करो रिप्लाई। इतना सन्नाटा काहे को है। हाँ सुबोध, ठीक है। और कोई? योगीराज, मैथिली, जियाद, गौरी, स्नेहा, गुड ट्राई। और कोई इसके अलावा? कशिश जैन, राइट आंसर है, वेरी गुड। देखो न्यूटन रोटेशन में क्या होता है, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है, वैदेही सही है, आस्था कोशिश करो। देखो इक्विलिब्रियम कंडीशन में न्यूटन रोटेशन क्या होगा आपका, 0 हो जाएगा। क्यों होगा 0? जैसे मैंने कहा यहाँ पे अल्फा ग्लूकोज है और अल्फा ग्लूकोज चेंज हो गया बीटा ग्लूकोज में, तो क्या हुआ कि जितनी क्वांटिटी है यहाँ से यहाँ चेंज हो रहा है, ये फिर यहाँ से यहाँ चेंज हो गया। यानी ओवरऑल इसकी जो कंसंट्रेशन थी वो क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। कंसंट्रेशन इसकी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है और जब कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, जितना अमाउंट आपने लिया था उतना ही अमाउंट रहेगा, तो फिर क्या होगा, न्यूटन रोटेशन नहीं होगा। अगर आपने जितना क्वांटिटी लिया था, पहले अगर हमने 100 लिया था, 50 बच गया, तो 50% की वजह से क्या हुआ, न्यूटन रोटेशन हुआ। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया, इक्विलिब्रियम अटेन कर दिया, इक्विलिब्रियम के बाद क्या होगा कि जो कंसंट्रेशन यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हो रही है, वही कंसंट्रेशन यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हो जाती है। तो ओवरऑल अगर हम कहें कि जो कंसंट्रेशन होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी, और जब भी कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी तो वहां पे न्यूटन रोटेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ध्यान रखना, एट इक्विलिब्रियम में न्यूटन रोटेशन क्या होगा, 0 होगा, वहां पे नहीं होगा न्यूटन रोटेशन। तो ये आपका जितना पॉइंट डिस्कस करना था वो मैं कर चुका हूं इसमें न्यूटन रोटेशन में। हाँ बारिश बहुत हो रही है प्रसाद, उसका मेरे पास अभी कोई इलाज नहीं है। अभी मैं टेक्निक डेवलप कर रहा हूँ कि जो बारिश को रोक दूं, तूफान को भी रोक सकता हूँ, डजंट मैटर। पर उनका क्या कसूर है, उन्हें भी आने दो। हाँ पर यह कोई बात नहीं है, छोटी छोटी चीजें होती हैं। तो यहां तक समझ में आ गया सबको न्यूटन रोटेशन का? एनी डाउट? न्यूटन रोटेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर दोगे आप लोग? तो आपको क्या करना है, कई बार कोई टॉपिक अगर मुझसे छूट जाता है, वैसे हाँ प्रसाद बिल्कुल सही कहा आपने, वेरी गुड। अब देखो अगर जो ऑफलाइन लेक्चर है, ऑफलाइन लेक्चर में आपको डॉट से डॉट तक पूरा मिलेगा। आपको मैं पूरी लिंक प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें चैप्टर स्टार्टिंग से ए पॉइंट से और लास्ट के जेड पॉइंट तक रहेगा। हाँ सुबोध बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है कि ए से जेड पॉइंट है आपके पास, ओवरऑल रहेगा, तो उसकी टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर कोई टॉपिक आपको नहीं आता है समझ में, या आपको टफ लगता है, या आपको लगता है ऐसा है, तो आप मुझे उससे भेजो ताकि मैं आपको उसे और एक्सप्लेन कर सकूं। या बाय मिस्टेक कोई टॉपिक मुझसे छूट गया हो तो आप उसे बुक में देखो, ऐसा कोई भी चीज नहीं होगा जो छूट जाएगा। बाई चांस अगर कोई छूट गया तो आप उससे मुझे रिकॉल कराओ ताकि मैं आपको उससे प्रोवाइड कराऊं, चाहे ऑफलाइन में किसी भी तरीके से, तो आपका कोई भी चीज मिसिंग नहीं होगा किसी भी हालत में। अब देखो, अब हम आते हैं यहाँ पे प्रोटीन में। अब नेक्स्ट है इसमें प्रोटीन।
और जो आपको पूरा कार्बोहाइड्रेट है उसकी आज आपको लिंक मिल जाएगी, कल मिलनी थी लेकिन वो पॉलीमर की वजह से रुक गया, पॉलीमर का रह गया था थोड़ा सा। अब आपको पूरा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वगैरह एक साथ डॉट 1 से लेके डॉट लास्ट तक हर एक पॉइंट उसमें डिस्कस होंगे। तो यहां से अब हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रोटीन, प्रोटीन पहले, प्रोटीन का मतलब तो सबको पता होगा। प्रोटीन कहते किसे हैं या ये किसका पॉलीमर होता है? प्रोटीन इज द पॉलीमर। पॉलीमर के लिए इसका मोनोमर यूनिट हमने पहले भी डिस्कस किया था कि प्रोटीन का मोनोमर यूनिट क्या होगा। हाँ, निरंजन, कशिश जैन, अनुष्का, तो ये बायो वाले हैं जो उनको ज्यादा क्लियर होगा क्योंकि उन्होंने पढ़ा हुआ है। मृत्युंजय, मैथिली, निहारिका, स्नेहा, ठीक है। तो यहाँ तक क्या होता है, ये इसे अमाइनो एसिड नहीं कहेंगे बल्कि हम इसे कहते हैं अल्फा अमाइनो एसिड। थोड़ा सा डायरेक्शन कर दिया मैंने और वो कर दिया अल्फा अमाइनो एसिड। देखो अल्फा वर्ड हम बहुत यूज करते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, जैसे अभी भी हमने कहा था अल्फा बीटा। तो अल्फा का मतलब क्या होता है? देखो इसके नाम से आपको पता चल रहा है, तेरे नाम से वाला अमाइनो और एसिड। एसिड का मतलब कौन सा ग्रुप हो गया? एसिड ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे कार्बन लग गया। और अमाइनो का मतलब इसमें कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? NH2 ग्रुप, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक जगह ये R लग जाता है, एक जगह H लग जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी मुझे सेटिस्फाई करनी है। और अमाइनो का मतलब होता है NH2 और एसिड का मतलब होता है COOH। अब इसमें मेन ग्रुप कौन है? COOH है। तो इसके बाद ये अल्फा पोजीशन है और अल्फा पे अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, इसीलिए हम इसे कहते हैं अल्फा अमाइनो एसिड। तो विद इन 10 मिनट में ये ऑफ हो जाएगा, आपको फिर से इसे रिज्वाइन करना है, ठीक है। और देखो ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट होता है, कई बार अगर ब्लर आती है कोई तो ये एडजस्टमेंट है हमारे पास, डोंट वरी, सारी चीज क्या होती है क्लियर हो सकती है। तो अल्फा का मतलब समझ में आ गया सबको? कोई भी ग्रुप जो मेन ग्रुप होगा उसके सामने वाला जो कार्बन होता है दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो ग्रुप अटैच है उसे कहेंगे अल्फा। तो इसमें अमाइनो ग्रुप अटैच है, इसीलिए हम इसे कहते हैं अल्फा अमाइनो एसिड। तो क्लियर हो गया? तो जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड। और अल्फा अमाइनो एसिड का मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया। एसिड मींस COOH ग्रुप, अमाइनो मींस NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप अल्फा कार्बन पे लगता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं अल्फा अमाइनो एसिड। क्लियर और नॉट? बेसिक पॉइंट को देखो ध्यान से समझोगे आप लोग तो आगे खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अल्फा अमाइनो एसिड किसे कहते हैं और प्रोटीन क्या होता है, ठीक है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसके मेन पॉइंट को हम उठा देंगे ताकि क्या होगा, बाकी सब बैठ जाएंगे। तो अल्फा अमाइनो एसिड, पहली बात हमने इसे क्यों कहा? अब हमारे पास क्या होते हैं, बहुत सारे अमाइनो एसिड होते हैं। ये बायो वाले बच्चों को ज्यादा पता होगा कि जो अल्फा अमाइनो एसिड होता है वो क्या होता है, ठीक है। अल्फा अमाइनो एसिड के बाद चलो मैं करता हूँ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन देखो अलग अलग टाइप से होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड क्या होगा, अलग अलग टाइप से होता है। तो आपको मैं इसका पूरा का पूरा एक बार फ्लो डायग्राम बनाता हूँ, उसे लिख दो आप, फिर आप इसी को क्या करोगे, टैली करते चले जाओ। क्लासिफिकेशन देखो, क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल से टर्म्स हैं। क्लासिफिकेशन में क्या होगा, पहला
किसके बेस पे? नेचर के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, यानी कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है और कौन न्यूट्रल। कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है और कौन सा न्यूट्रल, पहली चीज। सेकंड हम क्या करते हैं, इसको रिक्वायरमेंट के बेस पे देखते हैं। रिक्वायरमेंट के बेस पे कौन सा एसेंशियल है और कौन सा नॉन एसेंशियल है, कौन सा एसेंशियल है और कौन सा नॉन एसेंशियल। इसके बाद हम देखते हैं अमाउंट के बेस पे कि कौन सा कंप्लीट प्रोटीन है और कौन सा इनकम्प्लीट है, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। ठीक है, प्रेजेंट के बेस पे कितने प्रोटीन प्रेजेंट है उसके अंदर, और एक और आता है इसमें स्ट्रक्चर के बेस पे। स्ट्रक्चर के बेस पे जनरली होता है फाइब्रस और ग्लोबुलर, फाइब्रस और ग्लोबुलर। तो ये आपके क्लासिफिकेशन हो गए। ठीक है, क्लासिफिकेशन में देखो, पहला नेचर यानी एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। सेकेंड रिक्वायरमेंट कि हमें एसेंशियल है या नॉन एसेंशियल है। तीसरा कितने परसेंट है उसके बेस पे कंप्लीट या इनकम्प्लीट। चौथा स्ट्रक्चर के बेस पे फाइब्रस है या ग्लोबुलर है। तो क्लियर हुआ है क्लासिफिकेशन का टाइप्स। अब मैं इसे एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। लिख लिया सबने? देखो विद इन 4 मिनट में ये क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। आपको फिर से उसे रिज्वाइन करना है। ठीक है, तो फिर से आप रिज्वाइन करोगे। लास्ट क्या है? लास्ट है आपका स्ट्रक्चर के बेस पे। स्ट्रक्चर के बेस पे है फाइब्रस एंड ग्लोबुलर, GLUBULAR, ग्लोबुलर। तो वन बाय वन देखो, मैं आपको इसे एक्सप्लेन करता चला जाता हूं कि ऐसा होता क्यों है। देखो, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। एसिडिक किसे कहेंगे? एसिडिक का मतलब होता है, मैंने अभी बताया था आपको, अमाइनो एसिड होता है। अमाइनो एसिड में 2 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, एक होता है एसिड और एक होता है अमाइन ग्रुप। जो एसिड ग्रुप होता है वो तो एसिडिक ही होगा, सीधी सी बात है। लेकिन जो अमाइन ग्रुप होता है ये होता है बेसिक ग्रुप। ठीक है, जो अमाइन ग्रुप होगा वो बेसिक होता है और जो एसिड होगा वो तो एसिडिक ही होगा। तो अगर मैंने कहा कि एसिडिक प्रोटीन होगा तो उसमें इन दोनों में से किसकी क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए, एसिड की या अमाइन की? अगर प्रोटीन क्या होगा, एसिडिक होगा, तो किसकी क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए? हाँ, मैथिली बिल्कुल सही। मृत्युंजय, निहारिका, निरंजन, वेरी राइट, वेरी गुड। अगर प्रोटीन एसिडिक होगा, आपको मैंने कहा 2 चीजें इसमें, रेडीज, योगीराज, वेरी गुड। जितना देखो, जो चैट बॉक्स है उसमें बटन, उसको प्रेस करके इतना उसको कर दो डैश। क्वेश्चन ये है कि अगर एसिडिक प्रोटीन होगा तो उसमें किसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, एसिड की या एमाइन की? तो एसिडिक प्रोटीन में एसिड की क्वांटिटी राइट पड़ेगा। तो क्लियर सी बात है, अगर मैंने कहा कि एसिडिक प्रोटीन है, इसका मतलब क्या हुआ, जो COOH ग्रुप है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू NH2 ग्रुप। इसकी क्वांटिटी ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो इसीलिए वो एसिडिक प्रोटीन हो गया। यानी कि जो एसिडिक ग्रुप की क्वांटिटी है, नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप है वो ज्यादा है इससे अमाइनो ग्रुप से। अमाइन आपको बेसिक रिप्रेजेंट कर रहा है और जो एसिड है वो आपको एसिडिक रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर एसिड की नंबर या क्वांटिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू अमाइन ग्रुप, तो प्रोटीन कैसा होगा, एसिडिक होगा।
ऐसे ही बताओ, अगर बेसिक होगा तो क्या होगा? बेसिक के केस में कौन ज्यादा होगा अगर बेसिक प्रोटीन है तो? फास्ट रिप्लाई कर दो। योगीराज, परिगा, सुबोध, कौशिक रेड्डी राइट आंसर है। देखो सारा का सारा क्या है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। मृत्युंजय, प्रसाद, निहारिका, कशिश जैन, मैथिली, देखो सारा क्या है, कॉन्सेप्ट बेस्ड। थोड़ा सा आप ध्यान दोगे और ये पूरा चैप्टर आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। अगर मैंने सेम कहा, मैथिली राइट आंसर है। ये अगर NH ग्रुप ज्यादा होगा तो वो बेसिक हो जाएगा, अगर एसिडिक ग्रुप ज्यादा होगा तो एसिडिक हो जाएगा। और न्यूट्रल किस केस में होगा फिर? अब आप समझ गए होंगे सीधा, अब मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि न्यूट्रल किस केस में होगा। न्यूट्रल बता सकता है कोई, किस केस में न्यूट्रल होगा? ऑन विच केस द प्रोटीन विल बी न्यूट्रल। हाँ जिया राइट है। सुबोध थोड़ा सा मिस कर गए, वैसे सही है लेकिन एक्यूरेट आंसर में नहीं आता। रेडीज राइट है, परिगा, योगीराज राइट है, मैथिली राइट है, निरंजन राइट है, वैदेही राइट है। देखो सारा क्या है, कॉन्सेप्ट है। यही तो लाइव लेक्चर का मतलब क्या हुआ, आपको थोड़ा दिमाग लगाना है और आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। मैं ऑफलाइन में डालूंगा तो वहां पे मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां पे क्या है, मैं पॉइंट टू पॉइंट बताता चला जाऊंगा, तो उसमें टाइम भी कम लगेगा और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा। तो ये आपका जब दोनों बराबर हो गए तो न्यूट्रल, अगर एसिड ज्यादा हो गया तो एसिडिक प्रोटीन, बेसिक यानी। तो आप देखो यहां से स्टार्ट होता है आपका पहला पॉइंट क्लियर हो गया। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, नेचर का एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। ठीक है, एसिडिक किसे कहेंगे, बेसिक और न्यूट्रल किसे कहते हैं? गुड सुबोध। अब मैं इसे हटाता हूं फर्स्ट पॉइंट को। आप सेकंड पॉइंट में आते हैं। सेकंड पॉइंट आपका एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल ऐसे है कि जैसे सपोज करो मैं आया आपके पास और मैंने बोला बताओ आपको क्या चाहिए, माइंड चाहिए या पैसे चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? आपको क्या चीज चाहिए? या कुछ नहीं, पैसे या माइंड, मनी या माइंड? सुबोध का कहना है कि मनी चाहिए, योगीराज कह रहा है माइंड चाहिए। अच्छा कुछ नहीं चाहिए सुबोध कह रहा है। ठीक है, तो आपको मैंने बोला सिंसियर मतलब चाहिए क्या, आपको जरूरत क्या है, किस चीज की जरूरत है? ठीक है, निरंजन कह रहा है माइंड की, और जियाद कह रहा है माइंड से ही मनी आएगा। ओके, और सब कह रहा है मुझे दोनों चाहिए। ठीक है, हाँ वेरी गुड, जरूरी है दोनों चीजें। तो देखो होता क्या है, इसेंशियल का मतलब मुझे जिसकी जरूरत है, और नॉन एसेंशियल मतलब मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मुझे जरूरत नहीं है और मुझे जरूरत नहीं का मतलब क्या हुआ? वैसे बायो वालों को सबको पता है, ये वाला थोड़ा मैथ्स वालों को बताना चाह रहा हूँ। एसेंशियल का मतलब ये होता है एक्चुअल में हमारे पास क्या होते हैं, जो अमीनो एसिड होते हैं, कई अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और कई अमीनो एसिड या प्रोटीन ऐसे होते हैं जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, होता क्या है कि एसेंशियल हम उसे कहते हैं जिसकी हमें जरूरत है, जैसे माइंड एंड मनी, तो जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट है, जो मेरे पास नहीं है उसकी तो जरूरत होगी, सीधी सी बात है। ठीक है, तो जो चीज मेरे पास नहीं है, यानी कि ऐसे प्रोटीन जिसको कि बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, डज नॉट सिंथेसाइज इन, जिसको जो हमारी जरूरत है, यानी जिसको बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर रही है, उस प्रोटीन को हम कहेंगे एसेंशियल प्रोटीन। यानी कि उस प्रोटीन की आपको क्या है, जरूरत है, आपको इंटेक करना पड़ेगा, उसकी आपको रिक्वायरमेंट है, उस प्रोटीन की आपको रिक्वायरमेंट है, उसे हम कहेंगे एसेंशियल प्रोटीन। यानी आपको उसको अपने डाइट में खाना पड़ेगा, इंटेक करना पड़ेगा।
वो आपकी बॉडी में नहीं होगा। इसेंशियल है यानी आपको उसकी जरूरत है, यानी द प्रोटीन विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन अवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में नहीं बन रहा है, जिसकी मुझे जरूरत है। तो जरूरत को कैसे करोगे आप? खा के। अब ये नहीं आप प्रोटीन का बॉक्स ही ले आए, वो खाने में मिल जाता है, ठीक है। डोंट यूज ज्यादा माइंड, क्योंकि माइंड ज्यादा होता तो क्या होता है, कई बार बहुत ज्यादा दिमाग लगाने लगते हो। कोई बोलेगा चलो मैं प्रोटीन ही खा लेता हूँ, ठीक है, मार्केट में जाएगा प्रोटीन का बॉक्स उठा के ले आएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, आप खाना खाओगे उसमें बहुत सारे हमारे प्रोटीन्स होते हैं, तो वो प्रोटीन आपको इनटेक करना पड़ेगा, बाहर से लेना पड़ेगा। तो दिस इज कॉल्ड एसेंशियल प्रोटीन। यानी कि अलग अलग तरीके से आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हो। पहला तरीका क्या है इसका, कि वो प्रोटीन, द प्रोटीन विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर रही है। और जब हमारी बॉडी उसे सिंथेसाइज नहीं कर रही है तो क्या होगा, हमारे बॉडी में उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी और हमें उसे लेना पड़ेगा। तो हमें रिक्वायर्ड हो जाएगी वो प्रोटीन, और हमें उसे खाने के साथ लेना पड़ेगा। तो उस प्रोटीन को हम कहते हैं एसेंशियल प्रोटीन। अभी आपको एक चार्ट मिल रहा होगा बुक में, उसमें है कि जो स्टैटिस्टिक लगे होते हैं वो एसेंशियल हैं, और जो नहीं लगा होता है वो नॉन एसेंशियल है। क्लियर हो गया यहाँ तक? एसेंशियल प्रोटीन जो बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, यानी हमारे बॉडी में नहीं होती है, हमें बाहर से इनटेक करना पड़ता है। तो दिस टाइप ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड एसेंशियल प्रोटीन। एनीवन हैव एनी डाउट? वेरी गुड जियाद। और कोई ऐसा है जिसको नहीं आया है? कोई है ऐसा? और इसका ठीक अपोजिट कर दो, क्या? नॉन एसेंशियल प्रोटीन। ये सारे गायब तो नहीं हो गए कहीं, ऑनलाइन यहाँ छोड़ के और घूमने निकल गए हो? ठीक है, मैं अभी चेक करूंगा यहां से देख के ही। हाँ, परिगा कह रही नहीं, लेकिन कई लोग हैं ऐसे जो ऑनलाइन करके यहाँ घूम रहे होंगे आसपास। तो देखो, एसेंशियल का मतलब समझ में आ गया, तो इसका ठीक अपोजिट है नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल मतलब ऐसे प्रोटीन जो बॉडी सिंथेसाइज करती है। द प्रोटीन क्या होगा, व्हिच कैन बी सिंथेसाइज, या जो बॉडी है जो जिसका सिंथेसाइज करती है, यानी वो बॉडी के अंदर ही बन जाता है। और जब ये बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होता है तो इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। नो रिक्वायरमेंट, नो रिक्वायरमेंट, कुछ भी जरूरत नहीं है हमें इसकी, ठीक है। हमें इसे खाने के साथ लेने की जरूरत नहीं है, डाइट में हमें लेने की जरूरत नहीं है, नॉट क्योंकि ये ऐसे ही होता है। जैसे सपोज करो आपका सिर दर्द हो रहा है, इस समय हेडेक हो रहा है, तो तब आपको पता चलता है कि हमारे पास हेड भी है, नहीं तो पता ही नहीं चलता कि हेड है। स्टोमक एक होता है तो हमें पता चलता है कि हमारा पेट भी है। ओके ओके सुबोध। तो क्या होता है कि जब कोई चीज दर्द करती है बॉडी की, तब हमें एहसास होता है कि वो चीज है, ठीक है, नहीं तो हमें उसका पता नहीं चलता है। फिर हम ये सोचते कि अगर ये ठीक हो जाएगा तो हमने सब कुछ जीत लिया, फिर वो ठीक भी होता है, फिर पता नहीं चलता हमें। तो ऐसी चीज होती है कि कई ऐसी चीज होती है जो बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है, ठीक है, उसे कहते हैं हम नॉन एसेंशियल प्रोटीन। तो उसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी हमें उसे खाने में लेने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके के प्रोटीन को हम कहते हैं नॉन एसेंशियल प्रोटीन। तो जो एसेंशियल प्रोटीन था इसी का अपोजिट हो जाएगा। दोनों पॉइंट क्लियर हो गए तो मैं सेटअप कर देता हूं। इज इट क्लियर? यस और नो? जो नो वाले हैं वो बता दो, कोई नो वाला है तो। वेरी गुड जियाद, सुबोध, योगीराज, परिघा, मैथिली। तो अब हम थर्ड टाइप में चलते हैं, स्वास्तिक। अब हम आते हैं थर्ड टाइप में। थर्ड इज कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। अब देखो कंप्लीट और इनकम्प्लीट का मतलब क्या हुआ।
देखो धीरे धीरे करके, छोटा सा चैप्टर था, रिवीजन में हम एक पॉइंट पे यहाँ लिखूंगा, सारा चैप्टर 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं आपको एडजस्ट करने में, आपके दिमाग में उसको फिल करने में। देखो अब आता है कंप्लीट प्रोटीन एंड इनकम्प्लीट। कोई बता सकता है कंप्लीट क्या हुआ, इनकम्प्लीट क्या हुआ? एनी वन, एनी टू, एनी थ्री, एनी हाफ? कंप्लीट प्रोटीन किसे कहेंगे? या हम इसे कंप्लीट डाइट भी कह सकते हैं। कंप्लीट डाइट होता क्या है? देखो कंप्लीट का मतलब यहाँ पे है कि जितने भी एसेंशियल प्रोटीन है, एसेंशियल प्रोटीन जितने भी हमारे पास एसेंशियल है, जरूरत प्रोटीन है, ठीक है, जितने भी एसेंशियल प्रोटीन है, अगर वो आप पूरी की पूरी डाइट में ले रहे हो, इंटेक कर रहे हो। हमारे पास सपोज करो 20 थे, तो 20 में से अगर सपोज करो 10 आपके एसेंशियल है और आप डाइट में 10 के 10 डाइट ले रहे हो, 10 के 10 प्रोटीन है, जितने भी एसेंशियल प्रोटीन है, आप अगर उस सारे प्रोटीन को इंटेक कर रहे हो डाइट में, तो उस टाइप के प्रोटीन को हम कहते हैं कंप्लीट प्रोटीन। कंप्लीट का मतलब ओवरऑल, यानी कि सारे जो एसेंशियल है, क्योंकि नॉन एसेंशियल है जिसकी हमें जरूरत नहीं है, जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है ऑलरेडी, तो जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उसकी हमें जरूरत नहीं है। लेकिन जिसकी हमें जरूरत है, अगर आप उसे सारे के सारे प्रोटीन को डाइट में ले रहे हो, खाने के साथ आप सारे प्रोटीन को ले रहे हो, तो उसे कहते हैं कंप्लीट। और अगर उसमें से मिसिंग हो जाता है, अगर आप सारे एसेंशियल को नहीं ले रहे हो, तो उसे कहते हैं इनकम्प्लीट प्रोटीन या इनकम्प्लीट डाइट। इनकम्प्लीट प्रोटीन हो जाएगा। इनकम्प्लीट प्रोटीन मींस आप सारे के सारे एसेंशियल प्रोटीन को डाइट में इंटेक नहीं कर रहे हो, इनकम्प्लीट। और अगर आप सारे के सारे एसेंशियल प्रोटीन को इंटेक कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड कंप्लीट प्रोटीन। ये बहुत कम आता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्लियर हो गया यहां तक? इज इट क्लियर और नॉट? इतना सन्नाटा काहे को है? ओके मैथिली, तो अगर नहीं आता कोई चीज तो मुझे उसे लिख के भेजो, मैं तुरंत यहाँ आता हूँ तो पता चल जाता है। मुन्नाल, गौरी, निरंजन, सुबोध, वेरी गुड। हम आगे बढ़ते हैं इसके आगे। देखो फाइब्रस एंड, जब आप रिवीजन करते हो, देखो रिवीजन में क्या होता है कि मैं सारे पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ, अब एक एक करके ऐसे डिस्कस करते रहते, तो बहुत कम टाइम में सारा फिनिश हो जाए। पहले स्टार्टिंग में आपको बताना पड़ता है, इसीलिए मैं कहता हूँ टाइम टेकिंग लगता है। रिवीजन में एक एक चैप्टर 1 या 2 डेज में हो जाते हैं, केवल ऐसे हेडिंग लिख के हो जाता सब। स्ट्रक्चर के बेस पे देखो दो टाइप के होते हैं, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। फाइब्रस जनरली जो वर्ड मिला है वो बना है फाइबर्स। अभी मैंने आपको फाइबर में भी बताया था। फाइबर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कोई बता सकता है? फाइबर का स्ट्रक्चर कैसा होता है? फाइब्रस मींस फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, कैसा होगा? हाँ जियाद, वेरी गुड। मैथिली राइट है। जैसे ही मैंने कहा, देखो आपको स्ट्रक्चर के बेस पे तो आपको समझ जाना चाहिए। और मैंने आपको फाइबर क्या भी बताया था, पॉलीमर में भी आया था फाइबर। कई चीज रिपीट होती जा रही। मैंने क्या कहा आपको कि जो भी आप पढ़ते जाओगे, ऑर्गेनिक में यही खास बात होती है कि ये हर एक चैप्टर में हर जगह पे रिपीटिशन ज्यादा है। तो फाइबर का मतलब होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होना है, इस तरीके से थ्रेड लाइक। थ्रेड जैसे आपके बाल, बाल किसमें आएगा? आपका फाइब्रस में आता है। इसमें भी जो प्रोटीन होता है वो कहाँ आएगा? आपका फाइब्रस प्रोटीन है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन ये आता है कि प्रोटीन, जो फाइब्रस प्रोटीन है उसके एग्जांपल बताओ। ये आपको एग्जांपल दिए होंगे और वहां पे आपको क्या करना है, इसे बताना है कौन सा फाइब्रस होता है। फाइब्रस मींस फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। पहले इसीलिए मैंने कहा स्ट्रक्चर के बेस। तो ग्लोबुलर में क्या होगा?
ग्लोबुलर का आंसर क्या हो सकता है? अगर फाइब्रस में फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, थ्रेड लाइक, तो ग्लोबुलर में क्या होगा? हाँ, लगभग लगभग जैन कशिश ने सही बताया है, जियाद सही है, मैथिली भी सही है, और इसके अलावा श्रुति सॉरी सही है, निहारिका सही है, वेरी गुड। देखो यही चीज होता है, आप लोग समझते चले जाओगे मेरे साथ तो क्या होगा? यस, वेरी गुड परिगा। तो आपको कॉन्सेप्ट खुद समझ में आएंगे, पूरा फोकस यहाँ लगा दो, जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से सुनोगे तो आपको खुद ब खुद आंसर आएंगे आपके अंदर से। आपको देखो एक चीज का ध्यान रखना, बार बार मैं ये टॉपिक कह रहा हूँ मेन, तो इसमें होता है स्फेरिकल, जैसे एल्बुमिन होता है आपका, जो क्या है आपका एग में होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि एग में जो एल्बुमिन होता है वो कौन से टाइप का प्रोटीन होता है, या ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जांपल बताओ। तो एग वाला हो गया आपका, एक और है ब्लड में वगैरह जो होता है। तो ग्लोबुलर मींस होता है स्फेरिकल या राउंड शेप जो स्ट्रक्चर होता है। इसको हम डिटेल आगे पढ़ते हैं, अभी आपको केवल थोड़ा सा आइडिया देते हैं, आगे स्ट्रक्चर में इसका डीपली स्टडी होती है। तो पहला हो गया इसके बेस पे क्लासिफिकेशन, तो दिस वन इज कंप्लीट। क्लासिफिकेशन वाला पॉइंट हमारा क्या होता है, यहाँ से कंप्लीट होता है। एनी डाउट? तो आपने क्या करना है, पूरे चैप्टर को ऐसे ही क्या करो, पूरे टॉपिक में कन्वर्ट कर दो, तो बहुत जल्दी आपका क्या होगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत जल्दी ये चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। देखो इसमें कौन कौन सी चीज बची हुई है वो मैं लिखूंगा, और प्रोटीन आपका टाइम देखता हूँ। एक मिनट, 1 मिनट ओनली। हाँ, 10 to 15 मिनट्स बचे हुए हैं हमारे पास। तो क्या होगा कि मैं वो करूंगा, आपको इसका पूरा व्यू बता देता हूँ, और व्यू बताते ही आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ठीक है, पूरा चैप्टर मतलब प्रोटीन का सारे पार्ट आपको समझ में आ जाएंगे। तो इसमें क्या है, देखो बायो वालों ने पढ़ा होगा, इसमें एक होता है ज्विटर आयन, ज्विटर आयन। ठीक है, फिर हमने इसको स्ट्रक्चर के बेस पे अगर क्लासिफाई किया है, तो स्ट्रक्चर के बेस पे क्या होता है, अगर हम इसे क्लासिफाई करेंगे स्ट्रक्चर के बेस पे, एक तो हमने ग्लोबुलर वाला बताया था, एक है टिपिकल स्ट्रक्चर होता है, उसके बेस पे 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्सरी प्रोटीन और क्वार्टरनरी प्रोटीन। अगर हमने स्ट्रक्चर किया कि प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरनरी, जो इसमें सेकेंडरी होता है इसके 2 टाइप होते हैं, एक होता है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड सेकंड इज बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर। कई बार आपके नीट लेवल में यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है इसके कौन से 2 टाइप होते हैं, केवल इतना सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के टाइप्स बता दो कौन कौन से हैं, दैट इज अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड। ठीक है, और ज्विटर आयन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, इसमें देखो एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट इसमें आता है पेप्टाइड। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट के साथ किया था ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, तो यहाँ पे होता है पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड।